टोटली डिफरेंट और स्पेशल अकॉर्डिंग टू रमज़ान व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डन विद ऑल माई रमज़ान प्रिपरेशंस। आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों की रमज़ान प्रिपरेशंस भी इंशाल्लाह फाइनलाइज हो गई होंगी और रमज़ान मुबारक बस आ ही गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैं यहाँ पर जो चीज़ें मैंने थोड़ा बहुत फ्रोज़न की हुई थी, क्योंकि उनको भी फिर अपनी अपनी जगह पर पहुँचाना होता है, उन्हें भी सिमेट्री में करना होता है, तो यहाँ पर मैंने सारे अपने जितने भी जो वो धनिया पुदीना की चटनियाँ थी वो सब कुछ भी मैंने सेट कर लिया था। और यहाँ पर एक छोटा सा मेरा काम था, जो था मेरा टमाटो पेस्ट बनाने का, बिकॉज़ मैं समटाइम टमाटो पेस्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ, समटाइम फ्रेश टमाटो ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि अंडा घोटाला या इस तरह से फ्राई एग्स वगैरह भी ज़्यादा चढ़ते हैं सहरी वगैरह में। तो सम टाइम ये होता है कि आप अगर यूज़ करते हैं थोड़ा सा टमाटो पेस्ट, तो उसका जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और जब अगर आप उसके क्यूब्स यूज़ करते हैं या उसको फ्रेशली कट करके यूज़ करते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है। तो मैं इसी तरह से ऑन एंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेथड से ना ये चीज़ें सेव करती हूँ। और क्योंकि हम रमज़ान में बहुत शॉर्ट टाइम होता है, इस वजह से फ्रोज़न फ्रीज़ करना पड़ती हैं कुछ चीज़ें हमें, बिकॉज़ हमें टाइम की थोड़ी सी सेविंग हो सके। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इतना ज़्यादा फ्रोज़न चीज़ों को पसंद करता हो। ये तो जस्ट हम अपने कन्वीनियंट के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं ना सेटअप कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सारे मेरे छोटे छोटे काम हो गए और बस एक दो काम मेरे जो बाकी रह गए, लेकिन उनका वीडियो क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, बिकॉज़ बहुत लेट नाइट हो गया था। और सेकंड ये कि एक तो गैस का बहुत इशू है, आप सबको भी पता ही है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है गैस का। तो गैस की जो लोड शेडिंग होती है उसमें फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और क्योंकि जो ध्यान होता है वो कुकिंग साइड के पर भी होता है और फिर साथ में वीडियो भी बन रही हो, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो कंट्रोवर्शियल सी कंडीशन हो जाती है। तो मैं इस तरह से ही कुछ बहुत ही कम फ्रीज़ करती हूँ टमाटो पेस्ट, इस तरह से बनाकर बिल्कुल सिंपल सी। आप चाहें तो बिल्कुल इसको पतला बना लें, प्योरी बना लें, नहीं तो आप बस पेस्ट की फॉर्म में कर लें। मैं ज़्यादा इतना पेस्ट को जो है ना वो थिन नहीं करती हूँ, बस ठीक है, मुझे जिस तरह से रिकॉर्ड होता है मैं उसी तरह से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लेती हूँ। और यहाँ पर बहुत ही आपको साथ साथ में टिप्स भी देने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपके साथ जितनी मैं टिप्स शेयर कर सकूँ इस वीडियो में कर दूँ शेयर, क्योंकि रमज़ान स्पेशल का ये मेरा व्लॉग होने वाला है आप सबके साथ शेयर। तो जी ये क्यूब्स भी मेरे यहाँ रेडी हो गए थे, और साथ में मैंने अपनी जो दूसरी फ्रोज़न आइटम्स की जितने भी थी इंग्रेडिएंट्स वो भी साथ साथ मैंने स्टार्ट कर दी थी। फिलिंग्स मैंने बनानी थी स्प्रिंग रोल की और पोटैटो रोल्स की, पोटैटो समोसास की, और इसके साथ साथ मेरा चिकन रेशो कबाब भी चल रहा था, तो उनकी रेसिपीज़ भी साथ साथ में मेरी चल रही हैं। कोई ख़ास तो मैं यहाँ पर आपको रेसिपी नहीं देने वाली, क्योंकि आपको आइडिया तो होगा, क्योंकि हर इंसान ना हर एक का एक रेसिपी मेथड, रेसिपी स्टाइल जो होता है वो डिफरेंट होता है। सो बस यहाँ पर मैंने बॉयल्ड श्रेडेड चिकन के साथ नमक, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च और थोड़े से सोया सॉस के साथ, अगर आपको थोड़ी सी क्रीमी टच देनी है स्प्रिंग रोल्स में, तो तब आप क्रीम या फिर चीज़ शामिल कर सकते हैं, या फिर आप मैदे में थोड़ा सा दूध मिला के उसकी भी कोटिंग इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही किया क्योंकि मुझे थोड़ी सी इसकी जो थी ना मैश कंडीशन चाहिए थी। ऑलरेडी इसमें वेजिटेबल्स जाती हैं, तो जब फिलिंग होती है ना स्प्रिंग रोल्स की तो बड़ी अच्छी लगती है। और स्प्रिंग रोल में अगर आप कैबेज यानी बंद गोभी डालना चाहें तो उसको कम से कम डालिएगा, बिकॉज़ क्योंकि हमने ये फ्रीज़ करना होता है, तो कुक करने के बाद आपने ये स्प्रिंग रोल और आलू के पोटैटोज़ जितने भी आपने पोटैटो रोल्स बनाने हैं उनकी फिलिंग को फ्राई करने के बाद ही फ्रीज़ आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर विदाउट फ्रीज़ करेंगे आप फ्राई किए हुए, तो फिर जो पोटैटो की चीज़ होती है ना, आलू की या बंद गोभी की, जिसमें भी आइटम में अगर आप बंद गोभी या आलू शामिल करेंगे तो फिर वो मैशी हो जाती है, बड़ी सॉगीनेस उसमें हो जाती है। तो मैं हमेशा से यही करती हूँ, फ्राई करने के बाद फिलिंग्स वगैरह रेडी करती हूँ फिर फ्रीज़ करती हूँ। अच्छा, ये मैं रेशा कबाब की यहाँ पर जो थी बैटर को मैरिनेट कर रही थी, और मैंने नॉर्मल सा चिकन टिक्का मसाला, साथ में तंदूरी मसाला, नमक, रेड चिली, और अगर चिकन पाउडर है तो ठीक है, अगर चिकन क्यूब है तो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है योगर्ट, दही। और मैंने यहाँ दही अच्छा खासा 5-6 चम्मच ले लिया था, क्योंकि मैंने इसी में ही इसको कुक करना है। और अगर आपके पास फ्रेश लाइम है,
नींबू है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो लेमन जूस डाल दीजिए और इसको मैरिनेशन के लिए 2 घंटे 1 घंटे रख दें। उसके बाद आप नॉर्मल इसको फ्राई करें, इसके अपने ही पानी में ये फ्राई हो जाएगा, कुक हो जाएगा। उसके बाद आपने इसे मज़े से चॉप चॉप करना है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ थोड़ी सी और ऐड करती हूँ। कुछ लोग रेशा चिकन कबाब जो है ना वो बिल्कुल सिंपल बनाते हैं, उसमें कोई दाल कुछ और ऐड नहीं करते, लेकिन मैं इसलिए इसमें थोड़ी सी बिल्कुल आधी प्याली मैंने चने की दाल को बॉयल करके ऐड किया था, बिकॉज़ ये बाइंड बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप सिंपल में चिकन को किसी भी फॉर्म में जब कबाब बनाते हैं या कटलेट्स बनाते हैं तो वो कभी भी आपसे सही फॉर्म में नहीं आता, बहुत ही स्टिकी हो जाता है। तो मेरी ये एक टिप है कि आपने कभी भी इस तरह का रेशा कबाब बनाना हो तो उसमें आप या तो थोड़ा सा आपने चने की दाल को बॉयल करके शामिल करना है या फिर आपने ब्रेड को ज़रूर ऐड करना है। मेरी रेसिपी कुछ इसी तरह से है और बिलीव में बड़े मज़े की बनती है। आप चाहें तो इस तरह से एडिशन कर सकते हैं, नहीं तो आप जिस तरह भी बनाना चाहें सिंपल भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने मिल्क ले लिया था और सोक कर लिए थे 2 पीस, मैंने 2 ब्रेड पीस को इस तरह से सोक कर लिया था मिल्क में और इसी को मैंने चॉप कर लिया था रेशा कबाब के साथ। अच्छा, रेशा कबाब का जो नाम है ना वो इसी तरह से इसकी रेसिपी भी है, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करती, लाइक जैसे हम बीफ शामी कबाब बनाते हैं ना, तो मैं इस तरह से नहीं करती। आपको थोड़ा सा दरदरा सा जो चिकन है ना उसको छोड़ना चाहिए, ताकि आप जब इसको टेस्ट करें तो थोड़ा सा ना मुंह में इसके चिकन चंक्स आने चाहिए। तो ना तो इसको मैं हाथ से श्रेड करती हूँ बॉयल करने के बाद, नहीं इसमें तो बॉयल होता ही नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ में रेसिपी भी शेयर किए जा रही हूँ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। तो ये कुक करने के बाद मैंने साथ में रखे हुए हैं चिकन को, तो इस तरह से मैं इसको बिल्कुल मोटा मोटा सा चॉप करूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह से इस चिकन को हाथ से ही कर लिया था श्रेड, और इसके बाद इसको भी मैं चॉपर में ऐड करूँगी, लेकिन दाल चना और दूसरे इंग्रेडिएंट्स के बाद थोड़ा सा प्याज ले लें, धनिया जितना चाहें आप पसंद करते हैं ले सकते हैं। उसके अलावा नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स क्योंकि मैं डाल चुकी थी मैरिनेशन में चिकन की, तो उसके अलावा मैंने और कोई भी जो मसाला है वो उसमें ऐड नहीं किया। तो ये यहाँ पर मेरी 3-4 फिलिंग्स जो है वो रेडी हो गई। इसके बाद मैंने बैठ जाना है जी इनको फिलअप करने के लिए। सबसे पहले मेरा ख्याल है मैंने बनाए थे पोटैटो रोल्स और उसके बाद स्प्रिंग रोल बनाए थे। अब मैं आ गई हूँ जनाब यहाँ पर अपने रेड बीन्स और जो सफ़ेद चने हैं इनको मैंने यहाँ सोक कर लिया था 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए। वैसे मैं कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा ये पानी में भीग सके तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, आपका ना जो कुकिंग टाइम होता है वो कम हो जाता है। बहुत सारे लोग इसमें इसको सोक करते हुए पानी में बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालते हैं। मैं कभी ऐसा नहीं करती, क्योंकि उससे जो इनका एक पानी बनता है ना बॉयल होने के बाद उसमें लेस आ जाती है, तो मैं उसमें कोई भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ऐड नहीं करती। मैं नॉर्मल इसको सोक करने के बाद कुकर में बस टाइम दे देती हूँ, और प्रेशर कुकर में अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको हार्डली 30 मिनट्स लग सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल इसको बॉयल करते हैं रेड बीन्स को या चनों को तो फिर आपको 1 आवर भी लग सकता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर ओन चॉइस कि आप प्रेशर कुकर देते हैं या फिर आप इसको नॉर्मल बॉयल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना 2 kg लिए थे रेड बीन्स और 2 kg ही मेरे यहाँ चने थे, बिकॉज़ मैं ना कुछ मतलब आधे तकरीबन जो रोज़े हैं वो गुज़र जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत देना दिलाना भी हो जाता है, और अगर घर में कोई इफ्तार पार्टी हो जाए तो उसमें भी बहुत ही आसानी हो जाती है फिर मुझे। तो यहाँ पर मैं इनके पैकेट्स बना लूँगी, और पैकेट्स अच्छे खासे बन गए थे। फिर इनको फ्रीज़ करना होता है, इनके लिए स्पेस भी चाहिए होती है, और मैं नॉर्मल फ्रीज़ करती हूँ, जो होता है ना स्ट्रॉन्ग फ्रीज़र उसमें मैं नहीं रखती, इसको मैं नॉर्मल फ्रीज़ करती हूँ नॉर्मल टेम्परेचर पर, क्योंकि ज़्यादा अगर फ्रीज़ हो जाए तो ये ऑलरेडी बॉयल्ड होते हैं, तो जब हम इन्हें डीफ्रॉस्ट करते हैं तो ये ज़्यादा मैशी भी हो सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैंने डन कर लिया था अपनी इन 2 आइटम्स को, जो कि बहुत ही बैकबोन है हमारी अफ्तारी में, और मेरे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चलते हैं, और आप सबके घर में भी डेफ़िनेटली चलते होंगे, छोटे बड़े सब पसंद करते हैं। रेड बीन्स की चना चाट, मिक्स फ्रूट चाट्स में भी हम यूज़ करते हैं इस सब को। मैंने यहाँ पर जो थे पोटैटो आलू रोल्स उनकी फिलिंग यहाँ रेडी कर ली थी। एक चीज़ ये भी आपको टिप दे दूँ कि अगर आप समोसा रोल या आलू के रोल्स में जो है ना चाट मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे तो टोटली उसका डिफरेंट टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है, ज़रूर करके देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने जो पोटैटो थे आलू उनको फ्राई करने के बाद थोड़ा सा धनिया, सब्ज़ मिर्च
और जो नॉर्मल हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाल मिर्च, सुरख मिर्च, दादड़ मिर्च, जो भी आप पसंद करते हैं, डालने के बाद चाट मसाला ऐड कर दिया था और ये फिलिंग भी मेरी हो गई थी यहाँ पर रेडी। तो स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से मैं कर लेती हूँ। एक ही दिन में बहुत मैसअप हो जाता है, अगर आप 2-3 दिन पहले से तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, कन्वीनियंट हो जाता है। थोड़ा सा मौसम की चेंजिंग के साथ मेरी तबीयत भी बहुत अपसेट हो गई है। मैं अब जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो यकीन करें कि ऐसे थक टूट के मैं बैठ करना ये वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो का। तो जी, फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक एग लिया है और उसमें मैंने मैदा कर लिया है शामिल, और इसको मैं थोड़ा सा थिक सा पेस्ट बना लूँगी। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल सिंपल मैदा भी पेस्ट बनाते हैं, उससे थोड़ा सा ये होता है कि आपकी फिलिंग खुलने का डर होता है। अगर आपने अपनी फिलिंग को स्ट्रॉन्ग रखना है तो फिर आप इसमें अंडा ज़रूर शामिल करें, अच्छे से फिल करें, अच्छे से फोल्ड करें, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेन बात ये होती है कि अगर आपकी समोसा पट्टी बहुत अच्छी क्वालिटी की है तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होती। जब आप फ्रीज़र से निकालते हैं इसको फ्राई करने के लिए तो कोई भी आपकी समोसा रोल पट्टी ख़राब नहीं होती। मैं तो इसी तरह से करती हूँ और बहुत सारे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बन जाते हैं। जो डिफरेंट कंपनीज़ की समोसा रोल पट्टीज़ आती हैं, बहुत सारे लोग घरों में भी बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, बल्कि इम्पॉसिबल होता है। सो हमें बाहर की रोल पट्टी का सहारा लेना ही पड़ता है। और मैंने पिछले साल से एक नया ब्रांड ट्राई किया जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अभी भी उसी ब्रांड पर हूँ रोल पट्टी का, तो वही मैं यूज़ करती हूँ। अब आ गई हूँ जनाब मैं अपने रेशा कबाब की तरफ। और रेशा कबाब काफ़ी थोड़े से स्टिकी हो अगर आपसे, तो फिर आप इसमें कुछ भी शामिल ना करें, सिर्फ आप इसको थोड़ा सा हाथों पर ऑयल लगाकर या पानी की हेल्प से ना आपने इसके कबाब की शेप बना लेनी है। ये आपसे इतना जल्दी इजीली होल्ड नहीं होंगे, बिकॉज़ इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल या कुछ भी ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया हुआ है जो आपको इसमें सपोर्ट करे। तो आपने इसको थोड़ा सा ऑयल या फिर पानी की हेल्प से ही हाथों में इसके कबाब जो है ना वो बना लेने। मैंने इस तरह से इनको बना लिया और फिर इसको मैंने लेयर देने के लिए ना पार्चमेंट पेपर, जो बेकिंग पेपर होता है, उसकी लेयर बना ली और इनको इसी तरह से फ्रीज़ कर लिया। अगर तो आप इसको हाफ़ कुक करना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। मोस्टली मैं इसी तरह से करती हूँ, मैं इनको इसी तरह से फ्रीज़ करके फिर बाद में ही कुक करती हूँ। ऑलरेडी इसमें क्योंकि एग शामिल होता है तो इसको फ्रीज़र से निकालते साथ ही आप फ्राई कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसमें दाल चना भी है थोड़ी सी, और बाकी सारा चिकन क्योंकि हम बोनलेस लेते हैं तो बोनलेस चिकन जो होती है वो बड़ी ड्राई होती है, तो थोड़ा सा ऑयल आपका नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा जाता है इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरी ये सारी जो चीज़ें हैं फ्रीज़ करने वाली वो डन हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक दी है कि मैं अपने रमज़ानों की वेलकम के लिए और रमज़ानों की आमद के लिए ये सारी तैयारी कर पाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, शौक़ होती है, हर इंसान को शौक़ होता है, सादत होती है ये कि हम रमज़ान मुबारक इतने खूबसूरत महीने का अच्छे खासे वार्म वेलकम कर सकें। और ये सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खूबसूरत हमारी सुन्नत है, इतना खूबसूरत हमारा दीन है, तो बड़ी तसल्ली हो जाती है, बहुत सेटिस्फेक्शन होती है ये सारे काम करके। और जो थकन होती है उससे भी इनकार नहीं है, लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो ये बहुत ही हमारी प्यारी, बड़ी प्यारी सी फीलिंग्स होती है, बड़ी खुशी सी फील होती है। तो बस यहाँ जो मेरा बाकी का था टास्क छोटा मोटा, वो फ्रीज़ किए हुए मेरे इस तरह से ये टमाटो क्यूब्स थे, मेरी कुछ धनिया पुदीना की चटनी रहती थी वो थे, मेरे गार्लिक पेस्ट के क्यूब्स थे, उन सबको भी मैंने पाइपिंग बैग और जो मैजिक बैग्स हैं उसमें सेव कर लिया। और ये जिस तरह से मैंने सेव किए थे फ्रीज़ करने के लिए रेशा कबाब, उनको भी मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और यहाँ पर पाइपिंग बैग में मैं इनको सेट कर लूँगी, क्योंकि ये जो थे ना काफ़ी स्टिकी थे, मुझे इनको बनाने में बड़ा टाइम लग गया था। और यकीन करें खड़े खड़े और बहुत ज़्यादा मेरी ना बस हालत ख़राब हो गई थी, खड़े खड़े 6-7 घंटे किचन में मुसलसल खड़े होकर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम। अकेले ना ये सारा कुछ जब मैनेज करना पड़ता है, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत दी। और बस यहाँ पर मैंने इन सारे कामों को डन कर लिया था। कुछ क्लिप्स में नहीं यहाँ पर ऐड कर सकी, कुछ भूल गए, कुछ फ़ोल्डर में आगे पीछे हो जाते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मैं सेटिस्फाई हो गई, बहुत खुशी फ़ील होती है जब ये सारे काम हो जाते हैं। और उसके साथ ही जो ईद की शॉपिंग है, जो दूसरे काम हैं छोटे मोटे, वो भी हमारे चल रहे होते हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो जाती है। और कोशिश मैं भी यही करती हूँ रमज़ान में कम से कम बाहर जाया जाए,
बिल्कुल भी रमज़ानों में बाहर जाने का ना तो फुर्सत होती है ना मज़ा आता है। हाँ, कुछ रौनक मेला होता है, बच्चों को अच्छा लगता है तो बच्चों को बेशक लेकर जाना चाहिए, आप लोग भी इसी तरह ही करते होंगे। लेकिन जहाँ तक लेडीज़ की बात है, मैं समझती हूँ हम तो रमज़ानों के वेलकम में इतने थक जाते हैं, और रमज़ानों की ड्यूटी जो होती है सहर व अफ्तार की, वो भी बहुत ज़्यादा हैवी होती है हर लेडी के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सुन्नत है जो ख़वातीन अपने घर वालों की इस तरह से सहर व अफ्तार का अरेंजमेंट करती हैं, सुन्नत है, बहुत ज़्यादा सवाब इसका, बहुत अजर है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और जब घर वाले अप्रिसिएशन देते हैं, जब अप्रिशिएट करते हैं, तो ये जितनी थकन और जितनी हमारी एग्जर्शन होती है हमें रिसीव हो जाती है। आप लोग मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे। तो बस जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह जितने काम होते हैं रमज़ान मुबारक के, पूरे साल हमें इसका इंतज़ार करना पड़ता है, तो क्यों ना फिर जब ये आता है तो इसकी खिदमत की जाए। और अल्लाह ताला की तरफ से ये इतना खूबसूरत गिफ्ट है हमारी बख्शिश के लिए और हमारे अजर व सवाब के लिए, तो हम कैसे इसको हाथ से जाने दे सकते हैं। घर में अम्मी को भी इसी तरह से करते देखा, डेफ़िनेटली उनकी अम्मी ने भी इस तरह किया होगा, उनकी अम्मी ने भी इस तरह किया होगा। तो ये जो रिवायात हैं, ये जो तौर तरीके अतवार हैं, ये हमारे नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतने खूबसूरत रिलीजन के साथ हमें हमारे अल्लाह पाक ने और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना खूबसूरत रमज़ान मुबारक का जो तोहफ़ा दिया हमारे लिए, मैं समझती हूँ इससे बढ़कर तो और कोई सआदत हम मुसलमानों के लिए हो ही नहीं सकती। तो जी, ये ऑल डन हो गई यहाँ मेरा रेशा कबाब, और आपके सामने इसकी फ़ाइनल लुक भी मैंने शेयर कर दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप कि ये व्लॉग मेरा जो इतनी मेहनत से मैंने बनाया है, और स्पेशल रमज़ान के अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस मैंने सारी यहाँ गैदर करके आपके साथ शेयर की हैं, तो आपको पसंद भी ज़रूर आएंगी। थोड़ी बहुत यहाँ पर रेसिपीज़ को भी मैंने शेयर करने की कोशिश कर दी है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको प्रॉपर कोई रेसिपी चाहिए तो मेरी शामी और रेशा कबाब की रेसिपीज़ शॉर्ट्स भी अवेलेबल है मेरे चैनल पर। और अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको तमाम मेरे जो न्यू आने वाले व्लॉग्स हैं वो भी आपको साथ में मिल सके इंशाल्लाह। और जो मेरी ईद की शॉपिंग है वो भी मैं आपके साथ, जो मेरी ईद की तैयारी है वो अब नेक्स्ट व्लॉग्स ड्यूरिंग टू रमज़ान ज़रूर शेयर हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अपनी दुआओं में बस याद रखिएगा, आप सब भी अपना ख्याल रखिए, रमज़ान मुबारक को खैर खैरियत से इंजॉय करिए, और दुआ कीजिए कि खैर खैरियत से अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक गुजारे, मौसम अच्छा रहे, प्यारा प्यारा रहे, ठंडा ठंडा रहे। फ़िलहाल तो ठंडक है और कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि स्प्रिंग है, बाहर है, हवाएं बड़ी ज़्यादा चल रही हैं, और कहीं कहीं क्लाउड्स भी आ रहे हैं जा रहे हैं। तो अगर प्लेजेंटली रमज़ान के कुछ रोज़े स्टार्ट में अच्छे गुजर जाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो अपनी दुआ में याद रखना मुझे ना भूलिएगा, व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, इनकरेज कीजिएगा, कमेंट और लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा। सो चाहूँगी मैं अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर ज़रूर याद रखना है। स्टे ट्यून विद माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Till then, on next video, see you tomorrow in the next vlog, inshallah ta'ala. Allah Hafiz and bye bye.